बड़े दिनों के बाद वो कोठे के इस तरफ आई थी। काफ़ी बोसीदा और स्लिंग ज़्यादा कमरा, जिस कमरे के दरवाजे का बाहर का ताला खोल जरीमान करोफट से अंदर दाखिल हुई थी। अंदर दाखिल हुई तो बोसीदा फर्नीचर पर कमरे के बीचों बीच वो एक कुर्सी पर बैठी बाउल में डाले पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर अपना बाजू बार बार रगड़ रही थी। दूधिया बाजू इस सितम पर सुर्ख पड़ गया था। आज शायद फिर वो इस दौरे की कैफियत में थी जो इसे वक्तन फ़वक्तन जरीमान की मकरूआ साजिश के नतीजे में पड़ा करते थे। इसे इस हालत में देख जरीमान को काफ़ी तस्कीन पहुंचती थी। वो मकरू नीयत मगर चेहरे पर मसनूई फ़िक्रमंदी के तासुरात लिए इनारा के करीब आई। इनारा, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है? जरीमान ने परेशानी से पूछा। जरीमान, ये देखो वो फिर आ जाएगा फिर से। जरीमान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से भगा दो। इनारा ने हजार बार की गई गुजारिश इसके सामने फिर से दोहराई। इनारा भूल गई क्या यहाँ से बाहर निकलकर क्या अंजाम होता है? अपनी माँ का अंजाम भूल गई? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक किया था? जरीमान ने जानबूझकर इसके रूह के बखिए उधेड़े तो इनारा कब की इंतहा से तड़प उठी। जरीमान, सब एक जैसे नहीं होते ना, मुझे यहाँ से जाने दो, वो कहते सिसक पड़ी तो जरीमान ने कुछ सोचने की एक्टिंग की। इनारा, गौर से सुनो, बानोबाई ने तुम्हें किसी का ग्राहक के आगे बेचने का फैसला किया है। जरीमान ने लहजे में यासियत समोए इनारा के सर पर आसमान गिराया। क्या? नहीं बानोबाई मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती। वो तो खुद मेरी हिफाजत करती हैं, मैंने नहीं मान सकती ये। इनारा ने कहते बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। जरीमान ने इसका चेहरा अपने हाथों में भरा। इनारा, ऐसा ही है, बानोबाई मजबूर है, इस आदमी ने तुम्हें देख लिया है और अब वो तुम्हारा तकाजा कर रहा है। वो बहुत ताकतवर, अमीर, जालिम और भेड़िया है। अगर बानोबाई ने इसकी बात ना मानी तो वो पूरे कोठे को जलाकर राख कर देगा, सबको मार डालेगा। इसीलिए बानोबाई ने खून के आंसू रोते इतनी बेकसूर जानों को बचाने की खातिर तुम्हें कुर्बान करने का फैसला किया है। जरमान ये कहते रोने लगी तो इनारा का नाजुक वजूद जैसे जलजलों की जद में आ गया। इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह सीने में लरस उठा। जरीमान, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे भगा दो। इनारा ज़मीन पर इसके ख़त्मों में बैठी फूट फूट कर रो दी थी। ये सब देखने के बाद ही मैंने फ़ैसला किया है कि अब तुम्हें इस ज़िंदगी से आज़ाद करने का वक्त आ चुका है। इनारा, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूँगी जहाँ से यहाँ वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी। जरीमान का लहजा जाने क्यों इसके उदास आँखों से मेल नहीं खा रहा था। तो तुम मेरी मदद करोगी ना? जरीमान अपने आंसू पोंछती इनारा ने आस भरी निगाहों से इसे देखा। जरीमान ने खबासत से इसे देखा, जबकि दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब वो जो अल्फाज अदा करने वाली हैं इन्हें अदा करके कहीं इसकी ज़बान ना जलकर खाकस्तर हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरा आदमी सुबह तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, बहुत नेक, फरिश्ता सिफत, भोला भाला, परहेजगार। इसका नाम बारान दिलशेर है। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें काम देगा, तुम्हें हिफाजत से अपने पास रखेगा। वहाँ तुम्हें कोई फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं होगी ना? ना तुम्हें कोई परेशान करेगा। वो हर लम्हे हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा एंजल बारी होगा जो तुम्हारी हिफाजत पर मामूर रहेगा, समझी? जरेमान ने कहते इसकी हिरनी सी सहमी आंखों में झांका तो इसने सर इस बात में हिला दिया। जरीमान, तब तो तुम्हें यकीन है ना वो मेरी हिफाजत करेगा? इनारा ने अब भी खौफजदा होते तस्दीक चाही। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले कभी मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है जो अब बोलूँगी? जरीमान ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा चलो, वहाँ जाने की तैयारी करो। आज तुम मेरे पास मेरे कमरे में रहोगी, कल सुबह सुबह सबसे निगाहें बचाकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी। जरीमान ने कहते उजलत भरे अंदाज में इसका सामान समेटा शुरू किया था, जबकि वो नाजुक जान अपनी ज़िंदगी में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली के बारे में सोच सोच कर ही परेशान होती रही। जरीमा, ये सब क्या है? खौफज़दा सी रूहान सी होकर बोली। लेमन कलर की नेट की फ़्रॉक और पैजामे में सफ़ेद चादर ओढ़े वो ऐसी लग रही थी जैसे चांद की ठंडी चांदनी में नहाई हुई।
दूधिया वजूद लेमन कलर में चांद की तरह दमक रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे। कोटे की रात जो हस्बे मामूल रज जगी के जश्न के साथ इख्तिताम पर वजीर हुई थी, अब सुबह के वक्त इतना ही इसमें सन्नाटा राज कर रहे थे। ऐसे में ज़रीमान ने इनारा के जाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था। इसका छोटा सा बैग तैयार किया और इसे भी तैयार कर दिया, मगर ये लिबास इनारा को उलझन में मुब्तला कर रहा था। इनारा, मजबूरी है, ये साफ सुथरा लिबास पहनना है तुमने, क्योंकि मेरा दोस्त गंदगी पसंद नहीं करता, काफ़ी नफासत पसंद है। ज़रीमान ने इसे रसान से समझाया तो इनारा को चुप होना पड़ा था। चलो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। ज़रीमान ने बाजू से पकड़कर इसे खुफिया रास्ते से कोठे की पिछली जानिब गेट से बाहर गाड़ी तक लाई। वो ज़रीमान के सीने से लगकर सिसक पड़ी थी। ज़रीमान, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो अपने खदशे बताने लगी। कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और इसी का नाम लेकर यहाँ से निकल जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। ज़रीमान ने इसे तसल्ली दी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इस पिछली सीट पर बिठा दिया। अपने ख़ास आदमी को इशारा किया कि वो वहाँ से निकल जाए। गाड़ी स्टार्ट हुई। इनारा का पूरा वजूद सफ़ेद पड़ता लरजने लगा था, लेकिन फिर गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ज़रीमान मसरूर सी फतह के नशे में चूर वो गाड़ी निगाहों से ओझल होने तक देखती रही। फिर आखिरकार फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। वो बड़े ख़राब मूड के साथ आज मेंशन के जिम में मौजूद वर्कआउट कर रहा था। अपनी ज़िद और हट धर्मी को तक़व्वत बख्शने को आज ऑफिस भी नहीं जा पाया था। सर पर अजब जुनून और खून सवार था, और इस बेकार औरत की फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार था। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो में पसीने से शराबुर वो मुलाजिम की दी गई कॉफ़ी का मग पकड़े रिंग हुए फ़ोन की जानिब मतवज्जे हुआ था। फ़ोन पर चमकते ज़रीमान के नंबर को देखकर बालान दिलशेर की सर्द पथरीली निगाहों में एक ख़ास चमक वाज़ेह हुई थी। फ़ोन यस करके कान को लगाया। बोलो, अब ये मत कहना कि वो नहीं मिली। अगर ऐसा कहा तो आई स्वेयर तुम्हें अपना अंजाम देखकर खौफ आएगा। इसका लहजा बहुत पथरीला और सर्द था। ज़रीमान ने दांत किचकिचाए, मगर आफियत इसी में जाने कि वो इस खून ख्वार बला के दांतों तले से अपनी गर्दन बाहर निकाल ले। ऐसा कुछ नहीं है सेठ, मिल गई थी वो रात ही, अपने घर गई थी, भागकर वहाँ से ही उठवा लिया और फिर ऐसा दिमाग दुरुस्त करके आपके पास भिजवाया है कि खुद चलकर आपके मेंशन में आ रही होगी। मेरा आदमी इसे आपके पास ला रहा है, इनाम की रकम तैयार रखिएगा। ज़रीमान ने इत्मीनान से कहा तो बारान दिलशेर को एक धचका लगा, मगर फिर भी इसने फ़ोन काट कर एक तरफ उछाला था और गर्म कॉफ़ी के तल्ख घूंट अपने अंदर उतारने लगा। ये तो तय था वो इसे दिल भर की लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। रात का जो सीने में तैश व इश्तियाल का भांबड़ जला हुआ था, अब वो इंतकाम की सूरत इसको जलाकर खाकसर करने वाला था। इसीलिए अब सुकून महसूस हुआ था। तभी तभी अब इत्मीनान से अपना लैपटॉप उठाकर ऑफिस की वीडियो कॉल की मीटिंग अटेंड करने लगा, जिसके जावियर बार बार इसे मैसेजेस कर रहा था। आधा पौना घंटा गुजरा था कि एक मखसूस गाड़ी मेंशन के गेट के अंदर आती सुनाई थी। बारान दिलशेर चौंका था और फिर गैर महसूस अंदाज में जिम की दीवार गिर ग्लास को विंडो से एक सरसरी सी निगाह बाहर डाली। गाड़ी रुकी थी और इसमें से एक लड़की बाहर आई थी, मगर इसकी बारान की जानिब पुश्त थी। वो लैपटॉप बंद किए अब ग्लास विंडो के करीब आन खड़ा हुआ था। खौफ व वहशत के बायस सारे रास्ते इनारा पुरानी आयत का विर्द करती आई थी। इसने बाहर के मनाजिर भी नहीं देखे थे, मगर गाड़ी जैसे ही एक बड़े गेट के सामने रुकी तो इसका दिल दहल सा गया। फिर गाड़ी जब इस मेंशन में दाखिल हुई तो इनारा ने निगाहें उठाकर बाहर देखा तो एक मर्तबा तो इसकी आंखें हैरत व इश्तेजाब से फैल गई थी। ये घर था कि पूरा महल। गाड़ी ड्राइव वे पर चल रही थी और वो इस महल की खूबसूरती फूलों से लदे लॉन को देखती रही थी। गाड़ी इसी ड्राइव वे पर रुकी तो ज़रीमान के आदमी ने इसे नीचे उतार जाने का इशारा किया था। वो हैरत से इस बड़े से मेंशन को देखती सुस्ती से कदम उठाती गाड़ी से बाहर उतरी। आंखों में बला का सहर था कि अपने छोटे से ताबूत नुमा और इस बदबूदार कोठे के सिवाय कभी कुछ हसीन देखा ही नहीं था। जबकि बारान दिलशेर का मेंशन इसे ख्याली और ख्वाबनाक दुनिया लग रही थी।
वो कदम कदम चलती इस ड्राइवे पर चल रही थी, छोटा सा बैग हाथ में थामे, चादर अच्छे से अपने गिर्द फैलाए। वो खौफ, वो हैरत और सताइश जैसे मिले जुले एहसासात के ज़ेरे असर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। इसे नहीं मालूम था कि गाड़ी मेंशन के अंदर दाखिल होते ही गेट की जानिब से दो गलीज तरीन निगाहें इस पर आकर ठहरी थी। ये फयाज था जिसकी गलीज निगाहें जरमिश के हुसन पर ठहरी थी, और वो इसके हाथ से बच निकलने पर अफसोस मल रहा था। लेकिन अब इसे गाड़ी में अंदर आते देख इसे अपने अंदर के हैवान में एक खुशी की लहर दौड़ती महसूस हुई थी। ऊपर खिड़की पर सैंड बनियान में काफ़ी का मग पकड़े बारान जो वहाँ पर खड़ा इसे ही देख रहा था, कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो इस लड़की को बगौर देख रहा था जिसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। वो तो ये सोचकर सुरूर में था कि ज़रमिश रोते चीखते चिल्लाते हुए आए और कदमों में ढेर हो जाएगी, लेकिन इस लड़की की पुट से देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि वो मेंशन को बड़ी हैरत से पहली मर्तबा देख रही थी। तो यूँ लग रहा था जैसे वो पहली बार आई हूँ। इन तवाइफों का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी खुद को बचाने को सर फाड़ कर भागती हैं तो कभी अपने पैरों से चलकर मर्दों के पास आती हैं। बारान ने सर झटका और खिड़की से हट गया। इसका इरादा फ्रेश होकर नीचे जाकर इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करने का था। तभी वो जिम से निकलकर अपने कमरे में चला आए। इनारा छोटे छोटे कदम उठा रही थी, तभी अंदर से एक मुलाजिम निकलकर सामने आया तो वो खौफजदा हो गई। लेकिन जब इनारा ने देखा कि वो मुलाजिम हाथ बांधे खड़ा है और इसकी जानिब नहीं देख रहा तो इसे कुछ इत्मीनान हुआ। आपको जरमान ने भेजा है? मुलाजिम ने तस्दीक चाही। जी जी, वो बमुश्किल बोल पाई थी। अंदर आ जाए, मुलाजिम ने कहा तो इसने इस्बात में सर हिलाया। वो मुलाजिम की तकलीद में आगे बढ़ी। इसे नहीं मालूम था कि लॉन में मंडलाता एक जानवर आहिस्तगी से इसका ताक़ुब कर रहा है। फयाज इसके पीछे पीछे ही अंदर आने को था। भागी हुई लड़की को दोबारा वापस बुलाकर साहब ने इसे जलील ही करना है। कौन सा फूलों का हार पहनाना है या खुद इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबसे पहला मौका मैं ही हासिल करूँगा। फयाज ने खबासत से सोचा और इनारा के पीछे ही बड़ी खामोशी से लाउंज में दाखिल हो गया। मुलाजिम ने इनारा का बैग लेकर लाउंज की सेंट्रल टेबल पर रखा। आप आराम से यहाँ बैठ जाएं, साहब आते ही होंगे। मैं आपके लिए जूस वगैरह लाता हूँ। मुलाजिम नरमी से कहते वहाँ से चला गया। इनारा जो दिल में दहल रही थी, अब तक तो इसके साथ सब अच्छा हुआ था, तो खदरे अपने खौफ पर काबू पाती आहिस्ता से सोफे पर बैठ गई। मगर इसकी किस्मत में सुकून कहाँ था। तभी एक हेवला सा अपने पीछे सर पर खड़ा महसूस हुआ तो वो खौफ से सफ़ेद पड़ती तेज़ी से उठकर खड़ी होती पीछे की जानिब घूमी। सामने ही एक ऊंचा लंबा शख्स इंतहाई गलीज़ हवस भरी निगाहों से महवियत सा इस अप्सरा को मेंशन में मौजूद देख रहा था। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। मैं तुम्हें हाथ लगा कर देखना चाहता हूँ कि तुम कहीं जन्नत से उतरी कोई हूर तो नहीं। फयाज ने खबासत से शर्किया से अल्फाज अदा किए तो इनारा खौफ के बायस मरने को हो गई थी। नया महसूस अंदाज में अपने कदम पीछे लेने लगी। वो भी तेज़ी से इसकी जानिब लपका, जैसे जाने कब से इस मौके की तलाश में हूँ। इनारा शिद्दत से रोते वहाँ से भागने को थी, मगर इस गार्ड ने इसका बाजू दबोचा तो इनारा के मुंह से एक दिलखराश चीख बरामद हुई। कहाँ जा रही हो हुसन की रानी? ज़रा हमें ठीक से अपना दीदार तो करवाओ। फयाज ने शैतानियत से कहते इसकी चादर की जानिब अपना हाथ बढ़ाया, मगर एक शेर नुमा धाड़ पर फयाज को अपना दिल सूखे पत्ते की माने लरसता महसूस हुआ। बारान जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आया था, मगर अगला मंजर देख इसे यूं लगा जैसे रात से जो तैश इश्तियाल के भांबड़ इसके सीने में जल रहे हैं, इन्हें कहीं निकालने का रास्ता मिल गया हो। सामने ही इसका गार्ड जरमिश से बदतमीजी कर रहा था। जरमिश की इसकी जानिब अब भी पुश्त ही थी। यू बास्टर्ड, लीव हर। बारान दिलशेर की दहाड़ पूरे लाउंज में गूंजी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे लपका। वो इश्तियाल और गुस्से से विपरा हाथी बन चुका था जो अपने पैरों तले सब कुछ कुचल देता है। अगर जरमिश को सज़ा देनी थी तो सिर्फ और सिर्फ इसे देनी थी। वो जानता था ये लड़की इसके दोस्त की मंजूर नज़र है। वो इसे डराता धमकाता
چاہے مارتا یا کم از کم زاویر کے حوالے کر دیتا، مگر خود کرتا۔ اس گارڈ نے زرمش کو ہاتھ لگا کر کھلے عام اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ انارا تیزی سے ایل شیپ بڑے صوفے کے پیچھے جا چھپی تھی جب باران دلشیر فیاض کے سر پر پہنچا۔ صاحب، میں نے سوچا ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو آپ منہ نہیں لگائیں گے اور ہمارے حوالے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا کہ باران کے 2.5 کلو کے پتھر ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے منہ ہلا چکا تھا۔ اب باران نے اسے گریبان سے دبوچ کر زمین پر پٹکا تھا اور پوری طرح سے دھنک ڈالا۔ رات کا تیش و اشتعال اور اپنا سارا غصہ وہ فیاض کو تختہ مشق بنا کر اس پر نکال رہا تھا۔ فیاض کی چیخ پکار لاؤنج میں گونجی۔ باسٹرڈ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اندر لاؤنج میں قدم رکھنے کی، اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ میں آج یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ انارا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے اس کے دائیں طرف سے صرف اپنی آنکھیں نکال کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ باران اسے لہو لہان کر چکا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہو گئی۔ وہ کراہتے چیختے باران دلشیر کے پیروں سے لپٹ گیا۔ باران نے اپنے بوٹ تلے اس کا وہ ہاتھ اس قدر بری طرح سے مسل ڈالا جس ہاتھ سے اس نے زرمش کو ہاتھ لگایا تھا کہ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ معاف کر دے صاحب، معاف، وہ چیختے گیا تھا۔ تبھی دفتن باران دلشیر نے ایک سرسری سی نظر صوفے کے پیچھے سے نظر آتی ان آنکھوں پر ڈالی۔ وہ رکا، تھما، ٹھٹک گیا تھا۔ اس پر ایک جمود سا طاری ہو گیا۔ باران دلشیر کی نگاہوں میں بیک وقت تجسس، حیرت و احتجاب جیسے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ زرمش کی آنکھیں نہیں تھی، اسے 100% یقین تھا۔ باران نے اپنی نگاہ پھیری تھی۔ ان بند سیپ میں چھپے موتیوں کو دریافت کرنے سے پہلے ہی اسے یہاں سے یہ گند ہٹانا تھا۔ ندیم، عباس، مہران، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ وہ پھر سے دہاڑا۔ اس کی دہشت ناک دہاڑ کو سننے کا گارڈز بغیر ادھر ادھر دیکھے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اس کا ہاتھ توڑ کر اسے مینشن سے باہر پھینک دو، سمجھے؟ آئندہ یہ مینشن کے آس پاس بھی نظر آیا تو گولی مار دینا۔ وہ پھر غم و غصے سے چلایا تو گارڈز جلدی سے فیاض کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ باران نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ پر لگا خون صاف کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ یہ گہرے سانس لیتے وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ لاؤنج میں ایک جانی پہچانی مشک و کستوری جیسی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ باران دلشیر نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتے یہ خوشبو محسوس کی۔ یہ وہی خوشبو تھی، بالکل وہی۔ اب وہ تسلی سے ان آنکھوں کی جانب گھوما تھا۔ وہی بھیگی سہمی لائٹ براؤن آنکھیں صوفے کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھڑکائے میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ ہے، سمندر تیری آنکھیں بوجھل نظر آتی ہیں بظاہر مجھے، لیکن کھلتی ہیں بہت دل میں اتر کر تیری آنکھیں۔ اب تک میری یادوں سے مٹائے نہیں مٹتا بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں۔ ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ نہ لیں خواب کی چادر تیری آنکھیں۔ میں سنگ صفت ایک ہی راستے پہ کھڑا ہوں، شاید مجھے دیکھیں گی پلٹ کر تیری آنکھیں۔ یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ ہاں، یہ وہی آنکھیں تھیں جن کی باران دلشیر کو تلاش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں گھٹوں تک گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ آنکھیں وہ معمہ تھی جنہیں وہ محض حل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوٹے کے کچن میں دیکھا تھا اور پھر کئی دفعہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالا ہی بالا خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو بھی کوٹے کی تلاشی کے لیے بھیج چکا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مگر اب وہ آنکھیں خود چل کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ باران آہستہ سے قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ مکار لومڑی نما عورت زریمان پھر سے اس سے کھیل کھیل گئی تھی۔ یہ زرمش نہیں تھی۔ سامنے موجود اس لڑکی کی آنکھوں اور مینشن کے لاؤنج میں پھیلی ایک روح پرواں بھینی خوشبو نے باران دلشیر کو پوری طرح سے باور کروا دیا تھا۔ ادھر انارا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اس آدمی کی آنکھوں میں ہوس نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے اس آدمی کی ابھی
कुत्ते जैसी धुलाई की थी जिसने इनारा को हाथ लगाने की अहम हिम्मत की थी। तो क्या वो वाकई इसकी हिफाजत करने वाला था? क्या ये एंजल बारी था, इसका मुहाफिज, इसका साहब? बारान इसकी तरफ आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगी। बारान वहीं रुक गया था। इसे खुद समझ ना आई वो इस वक्त ये क्यों चाहता था कि ये लड़की इससे खौफजदा ना हो। बारान ने एक मर्तबा फिर इन दो आतिशा निगाहों को अकीदत से देखा था। वो धीमे से आगे बढ़ा और अपने और इसके बीच महफूज फासला रखकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा। लेकिन फिर बारीक नफीस मंदिर की घंटी सी सुरीली मगर बहुत धीमी आवाज़ में बोले जाने वाले इसके पहले जुमले से ही बारान दिलशेर को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। आप एंजल बारी हो, जरीमान के दोस्त? वो पूरी की पूरी सोफे के पीछे छिपी सिर्फ आंखें बाहर निकालते इसे देखते, लड़ते, कांपते, पूछते, इससे तस्दीक चाहती थी। तुम्हें जरीमान ने यहाँ भेजा है। बारान दिलशेर ने पहली मर्तबा सिन्फ मुखालिफ से इस कदर नरमी से बात की थी जिसका इसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। जी, इनारा ने कहा। नाम क्या है तुम्हारा? बारान दिलशेर की ज़िरक निगाह ने पल भर में जान चुकी थी कि ये सामने मौजूद लड़की कम अज़ कम ज़र्मिश नहीं थी। इनारा, मेरा नाम इनारा है। आप बारान दिलशेर हो? एंजल बारी? इनारा ने डरते डरते एक मर्तबा फिर इससे पूछा था। हाँ, मैं बारान दिलशेर हूँ, एंजल बारी। बारान दिलशेर ने बेयकीनी से खुद को कहते सुना था। तुम्हें जरीमान ने क्या कहकर यहाँ भेजा? बारान ने इससे फिर से नरमी से पूछा था। वो जिसका एक एक लम्हा एक एक करोड़ का था, वो अपना वक्त किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ पर ज़ाया करने का रवादार नहीं थी। अब ज़मीन पर इत्मीनान से बैठा इसकी अटक अटक कर की गई बातों को गौर से सुन रहा था, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ही नहीं। वो बहुत आहिस्ता से बोल रही थी। अल्फाज और लहजा दोनों धीमे थे। जरीमान ने कहा, आप एंजल हैं, मेरी हिफाजत करेंगे? मैं इस कोठे पर नहीं रहना चाहती थी। इसने कहा, आप इसके दोस्त हैं, मुझे काम देंगे, मैं यहाँ हिफाजत से रहूँगी। इनारा ने इसे तफसील बताई। वो अब आस भरी निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। बारान दिलशेर ने एक सड़ सी सांस अपने अंदर खींची। हाँ, ये सब तो इसने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? बारान ने पुरसुकून होकर कहा, मगर तभी इसे वो बेकरारी सी हिलती हुई महसूस हुई। बारान थोड़ा आगे हुआ तो वो देखा कि वो बेदर्दी से अपने चादर से अपना बाजू रगड़ रही थी जिसे अभी कुछ देर पहले फैयाज ने छुआ था। वो मंजर फिर से याद करके बारान के माथे पर बलों का जाल सा बिछ गया था। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, जख्मी कर लिया है तुमने अपना बाजू। बारान ने इसे डपटते के अंदाज में कहा तो वो पल भर में ठटक कर रुकी थी। वो ये गंदा हो गया है, मुझे साफ करना है, इसने यहाँ से गंदा कर दिया है, वो बेतहाशा रोती हुई कहती फिर से बाजू रगड़ने लगी। इसका अंदाज काफ़ी हिज़यानी क़स्म का था। बारान को हैरत हुई और ये समझने में भी एक सेकंड लगा था कि सामने बैठी लड़की जहनी बीमार है। गाड़ी जो ही सुनसान रास्ते पर रुकी, नूरीन का दिल हथेली पर धड़कने लगा, पर इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं थी कि अब क्यों गाड़ी रोकी है। मुकम्मिल अनजान बनने की कोशिश करते वो गाड़ी से बाहर रुकी हुई सड़क को देखने लगी। जब इसे महसूस हुआ जिया अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला है, इसे खदशा था कि कहीं वो पीछे ना आए। वो तो अब भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलना था। दिल की धड़कन तो तब बंद होने लगी जब जिया दरवाज़ा खोलकर इसके बराबर में बैठा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। नूरीन मज़ीद दरवाजे की तरफ खिसकी अपने हथेलियों को देखने लगी जैसे वहाँ ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट नज़ारा है और इससे ज़्यादा अहम तो कोई काम था ही नहीं। क्या हथेली पर कुछ लिखा है? जिया ने ज़िद होते इसे घूरते हुए पूछा था। मुझे घर जाना है। जिया की बात को नज़रअंदाज करते इसने बहुत मासूमियत से गुजारिश की थी कि जिया भवें उचकाते इसे देखने लगा। किसके घर? जिया ने जानबूझकर टेढ़ा सवाल की पूछा था। नूरीन नज़रें उठाते नासमझी और घबराहट से इसे देखने लगी। मेरे घर, फ़ौरन जवाब दिया। डर लाहक हुआ कि कहीं वो ड्राइकोला अपने घर ना ले जाए। तुम ये डरने की ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? थप्पड़ मारते वक्त डर नहीं लगा था? नूरीन की आंखों में खौफ देखते वो सही मायनों में तब कर बोला था।
میرے ساتھ کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، کبھی مجھے کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے اتنے غصے میں بات کی۔ معصومانہ انداز تھا کیا معصومانہ ادا تھی؟ وہ اس ظالم سے ہی اس کے ظلم کا شکوہ کر رہی تھی۔ ضیا کی بات کو نظر انداز کی وہ دل میں چپتی بات بول گئی تھی۔ ضیا نے آنکھیں چھوٹی کے اسے گھورا تھا، اور صرف غصہ کرنے کے علاوہ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لیٹ می گیس، تمہیں بیڈ ٹچ کیا ہے یا؟ ابھی ضیا بول ہی رہا تھا کہ نورین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پر تم سرا کے سامنے پریٹینڈ ایسے ہی کر رہی تھی، اتنا ڈرنا، ایسے تماشا کرنا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ضیا نے ہاتھ صاف کر لیا ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بہت گہری بات کہہ گیا تھا، لیکن آگے سے ملنے والا جواب سن کر ضیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ تو صحیح تو سمجھے گا، کہتے ہوئے آواز بھرا گئی تھی، جبکہ ضیا کو سکتہ ہونے لگا تھا۔ واٹ؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت سے چیخا تھا، میں نے تم پر کب ہاتھ صاف کیا ہے؟ اگر میں نے ہاتھ صاف کیا ہوتا تو تم سلامت نہیں بیٹھی ہوتی یہاں۔ ضیا نے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے کہا، وہ لڑکی تو اس کے منہ پر ہی اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ چلے نور، سلطان کو کبھی کسی نے اتنی تکلیف نہیں دی، جانتے ہو میرا دل بند ہو گیا تھا۔ نورین کی باتیں سن ضیا کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لی، یہ بیوقوف لڑکی اس کی سن ہی کب رہی تھی، وہ تو اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ لاؤ دکھاؤ وہ دل، میں چیک کرتا ہوں ٹھیک چل رہا ہے یا میں ٹھیک کر دوں۔ وہ غصے سے تپے نورین کا بازو کھینچتا تاکہ نورین تھوک نکلتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے تپتے نورین کا بازو کھینچا تھا کہ نورین تھوک نکلتے اسے دیکھنے لگی۔ میری جان نکل گئی تھی ضیا، تم بہت برے ہو۔ وہ اب بھی اس کی سننے کی بجائے اپنی بات پر قائم تھی، جبکہ ضیا پھر سے پگھلنے لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں غم و غصہ سموئے اسی سے شکوہ کر رہی تھی۔ اتنے قریب وہ سامری کے شر سی سحر تاری کرتی دلکش آنکھیں اس پر مسلسل اپنا سحر تاری کر رہی تھی۔ دل کیا ان آنکھوں کو چوم لے، پر اختیار کہاں تھا۔ اس لمحے ضیا کو اس بات کا بھی شدت سے ادراک ہوا تھا کہ وہ لڑکی بولڈ نہیں تھی، جبھی تو ضیا کی کھلی ذو معنی باتوں پر بھی اس کا ریسپانس اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو اپنا؟ بہت نرمی سے نورین کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نورین کے سامنے کیا۔ نورین تھوک نکلتی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا وہ اچانک اس کا ہاتھ توڑ دے گا۔ یہ میری پیدائش سے لے کر اب تک پہلا ہاتھ ہے جو میرے گال پر اتنے زوردار انداز میں پڑا ہے، اس کے بعد بھی سلامت ہے، اور اس کے بعد بھی مجھ سے شکوہ کر رہی ہو۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، شاید ارادہ مقابل بیٹی لڑکی کو احساس دلانے کا تھا کہ دیکھو تم کس قدر خاص ہو۔ پر نورین اس کی توقع سے زیادہ بے وقوف تھی۔ تو تم میرا ہاتھ توڑ دیتے؟ زوال نور کہتے ساتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ضیا منہ کھولے اسے دیکھنے لگا، ابھی کچھ نہیں کیا تھا تب اس لڑکی کا یہ حال تھا، اگر کچھ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی زیادہ ڈرپوک اور حساس ہو، پر تمہیں اب سبق مل گیا ہے، آئندہ اگر ہاتھ اٹھایا تو سچ میں توڑ دوں گا۔ دانت پیس کر غصے سے کہا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی بھلا اس کی نرمی بھی کب سمجھ رہی تھی؟ وہ اسے سمجھ نہیں رہی تھی، اور اس سے قطع تعلق پر آمادہ وہ پتر دل شہزادہ جانے کیوں چاہتا تھا کہ وہ اسے سمجھے۔ تم بہت برے ہو، وہ روتے ہوئے صرف اتنا ہی بولی تھی۔ نہ جانے کیوں ضیا کو اس کے منہ سے نکلا یہ جملہ بری طرح سے چبھا تھا۔ بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی بہت زیادہ نورین۔ دانت پیستے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ نورین میری بات غور سے سنو۔ ضیا نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کرنا چاہا تھا، مگر جواب ندالت تھا، وہ سننے کو راضی جو نہیں تھی۔ میری بات سنو نورین۔ مستقل نورین کو روتا دیکھ کر اس بار وہ زور سے چیخا تو نورین رونا بھول کر پتھر کا بت بن گئی تھی۔ میں ایک خود غرض اور شدت پسند انسان ہوں، محبت ہو یا نفرت، دونوں چیزوں میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں پھر اپنے مقابل سے ریٹرن میں بھی اتنا ہی شدت سے چاہتا ہوں، اگر میں کسی سے نفرت کروں تو اس بندے پر بھی فرض ہے میرے نفرت کا جواب اتنی ہی شدت سے دے، اور اگر میں کسی سے محبت کروں تو پھر تو اس شخص پر بھی فرض ہے کہ وہ مجھ سے میری ہی طرح کی محبت کرے۔ جانتی ہوں میں اپنے ماں باپ اور دوستوں سے محبت کا جذبہ
रखता हूँ और अरसलान नियाज़ी से शदीद नफरत का। नूरीन जो पत्थर बनी बैठी थी, ज़िया की बातें सुनकर ज़बान खुश्क लबों पर फेरने लगी। ज़िया ने इसका ये अमल बगौर देखा और नज़रें दूसरी जानिब फेर ली थी। तो तुम मुझसे ये सब क्यों बता रहे हो? नूरीन सवाल पूछती जुमला अधूरा छोड़ गई थी। इसे वापस घबराहट होने लगी थी। ज़िया से खौफ महसूस होने लगा था। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ ना, यानी सबसे पहले मेरे माँ बाप से, तो इनके और मेरे दरमियान एहतराम का रिश्ता है, दोस्तों से वफादारी का। इनमें से कोई भी मेरे ताबे नहीं है, जब भी मेरी मोहब्बत इनके लिए नुकसानदेह नहीं। पर मैं तुम्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में वार्न कर रहा हूँ नूरीन कि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो याद रखना, तुम मेरी दस्तरस में होगी। मेरे ताबे ताबे होने का मतलब समझती हो? मेरी पाबंद होगी, तुम्हारी सांसें तक मोहताज होगी मेरी। ज़िया ने सख्त अल्फाज में अदा करते नरमी से इसके चेहरे पर झूलती लटकान के पीछे की। ज़िया ने महसूस किया नूरीन सांस अटक अटक कर ले रही थी। यकीनन इसका खौफ था, पर वो नज़रअंदाज कर गया। मेरा गुस्सा, मेरा हर जज्बा तुमसे मंसूब होते हुए तुम्हारे ही वजूद पर उतरेगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ नूरीन, मेरी नफ़रत या मोहब्बत किसी भी जज्बे को अपनी जानिब मतवज्जे करने की कोशिश मत करो। मुझसे दूर रहो, जितना दूर हो सके इतना दूर हो सके। तो वो कहते कहते रुक गया। कल आया 6 माह ही तो रह गए हैं, यूं नहीं के फिर तो वो वैसे भी नहीं देखने दिखेगी। गॉट इट। नूरीन को यूं ही पत्थर की तरह जमा हुआ देखकर नूरीन के सामने चुटकी बजाए तो नूरीन तेजी से इस बात में सर हिलाने लगी। घर हिचकियाँ दबाते सिर्फ इतना ही मुंह से निकला था। ज़िया इस बात में सिर हिलाते गाड़ी से बाहर निकलने लगा। फिर गहरी सांस लेते एक नज़र पलट कर पीछे देखा। सर झुकाए वो रोने के शुगल में मसरूफ़ थी। कितनी पागल थी ये लड़की, अगर एक मर्तबा भी अपनी इस फेस से बाहर निकल कर देखती तो अंदाज़ा होता कि वो अकर शहज़ादा क्या क्या इंकशाफ कर गया था। बहुत बारीकी से नूरीन पर इसकी अहमियत वाज़े कर गया था। नफ़ी में सिर हिलाते ज़िया ड्राइविंग सीट पर बैठा और बिना एक नज़र पीछे देखे नूरीन के घर की तरफ गाड़ी मोड़ी थी। इसे नूरीन का घर मालूम था, नहीं जानता था कब से, क्योंकि कभी इसके घर जाना ही नहीं हुआ था। फिर भी इसे मालूम था अगर नूरीन को होश होता तो यकीनन ये सवाल काबिल तशवीश था। गाड़ी नूरीन के गली के कोने पर रुकी तो इसने 2 बार नज़र उठाकर नूरीन को देखा, जो अब तक रोने में मशगूल थी। घर आ गया तुम्हारा, इसने झिझलाकर कड़क लहजे में कहा। नूरीन नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ज़िया ने डोर अनलॉक किया पर नूरीन अचानक चेहरा नीचे झुकाती खुद भी नीचे झुक गई थी। क्या हुआ? ज़िया ने हैरत से पूछा। मेरा कज़न गली से जा रहा है, इसे अच्छा नहीं लगेगा अगर इसके सामने किसी लड़के की गाड़ी से उतरी। नूरीन ने गुस्से से जवाब देकर ये जताया कि ज़िया को इसे ज़बरदस्ती छोड़ने नहीं आना चाहिए था। जबकि ज़िया ने बाहर एक लड़के को गुजरते देखा। अब वो इस जिन को हरगिज़ ये बताना नहीं चाहती थी कि नूरीन की इसके इस कज़न के साथ रिश्ते की बात चल रही है। दोनों जानिब से तकरीबन हाँ है और जल्द इसकी फुप्पो बाकायदा तौर पर रस्म करने वाली थी। ज़िया को अपने तन बदन में अचानक शोले भड़कते महसूस किए कि कहाँ तो वो इसे बुरा कह रही थी और दूसरी जानिब अपने कज़न की पसंद नापसंद का इतना ख्याल। इस लड़के के गाड़ी के करीब से गुजरते ही नूरीन बिना ज़िया की जानिब देखे घर की जानिब भागी थी और कुछ ही लम्हों में इसकी नज़र से ओझल हो गई थी। इसे अच्छा लगेगा। तेज गुस्से से नूरीन का जुमला दोहराते इसने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा था और गाड़ी रीस्टार्ट करते आगे बढ़ा दी। सुबह आर्ज़िक खानज़ादा की आंखें खुली तो वो गायब दिमागी से कमरे की ओर देखने लगा। वो रात काउच पर सोया था। जहाँ तक इसे याद था वो काउच पर बैठा एल्फ के मुतालिक सोच रहा था और सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही ना चला। एल्फ का ख्याल आता तो फ़ौरन खड़े होते बेड के पास आया, फिर वहाँ एल्फ नहीं थी। यकीनन वो जाग चुकी थी। बेड पर एक छोटी सी चिट रखी थी। आर्ज़िक ने खोल कर देखी तो अंदर खूबसूरत हैंड राइटिंग में थैंक यू लिखा था। सपाट नज़रों से चिट देखते एक झटके से चिट के 4 टुकड़े कर दिए थे। पता नहीं क्यों पर दिल बोझल था। आप रात काउच पर क्यों सोए जबकि मामा बेड पर थी? हस्बैंड वाइफ तो साथ सोते हैं ना? कमरे के दरवाजे पर खड़ा अब्दुल रहमान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और आर्ज़ी को देखते संजीदगी से सवाल दागा था।
आ गया जासूस, उसे से दांत पीसते अर्जिक बेड पर बैठा तो अब्दुल रहमान भी इसके बराबर में बैठ गया। जब इतने समझदार हो और बड़ों की बातें जानते हो तो ये भी मालूम होना चाहिए माँ बाप के पर्सनल्स में नहीं घुसते, आर्जिक ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं जानता हूँ आप हमारे डैड नहीं हो। आर्जिक ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा तो पहली बार इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कंफ्यूज होने लगा। कैसे? आर्जिक पूछते बगैर नहीं रह सका। अंदाज था कि इस लड़के का दिमाग बच्चों का वाला तो हरगिज नहीं था। अंदाज़ा था कि इस लड़के का दिमाग बच्चों वाला तो हरगिज़ नहीं था, क्योंकि आपकी आंखों में डैड वाली मोहब्बत नहीं है। वो जुमला अदा करते आरजे खानजादा को चौंका गया था। वो वाकई बच्चा नहीं था, पर आरजे को न जाने क्यों शर्मिंदगी ने घेरा था। फिर कौन है तुम्हारा डैड? आरजिक ने लब भींचे पूछा था। जहन में ख्याल आया वो अब एल्फ के साथ किसी और को मंसूब करेगा। पता नहीं, बस इतना मालूम है ना एल्फ हमारी ममा है और ना तुम डैडी। हमारे ममा डैडी हमें कचरे में फेंक गए थे तो एल्फ ने उठा लिया। वो बच्चा भला का हकीकत पसंद था, या शायद आरजी को लगा। पर एल्फ हमें ममा की तरह मोहब्बत करती है, पर वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। मुझे सुबह यकीन हो गया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शायद तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स फेंक गए थे तो एल्फ ने उठा लिया और एल्फ तुम्हें रहम खा कर ले आई। अब की बार अब्दुल रहमान कीना तो उस लहजे में बोला तो आर्जिक नफ़ी में सर हिलाने लगा। सुनो, तुम जो भी हो, अगर तुमने हमारी मामा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। आखिर में अब्दुल रहमान गुस्से से कहता कमरे से निकल गया, जबकि आर्जिक बातें पर बल डाले दरवाजे को देखने लगा। ये लड़की जितनी चालाक कबूतरी थी वैसे ही तरबियत रहम खा कर ले आई। वो मुस्कुराते इस मासूम की नकल उतारने लगा, पर एक बात दिल को चुभी थी कि वो बच्चा मोहब्बत को पहचानता था। शायद वो दूसरों के फादर्स की आंखों में मोहब्बत देख चुका था। सारी बातों को जहन से झटकते अपनी गर्दन पर हाथ रखते गर्दन को झटका दिया और खुद भी बेड से उठता कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन हैरान हुआ कि लाउंज बिल्कुल खाली था। थोड़ा आगे आया तो घर के पिछले हिस्से से शोर की आवाज़ आ रही थी। आर्जिक ने बैक साइड का डोर खोला तो तूफान बदतमीजी मचा था। बैक साइड पर छोटा सा मिनी पूल था, जिसके अंदर सारे बच्चे खेलने में मसरूफ़ एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। जल्द ही वो दरवाज़ा बंद कर गया और कदम किचन की जानिब बढ़ाए। फ्रिज खोलकर अंदर का जायज़ा लेना चाहा जब पीछे से आवाज़ सुनाई थी। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा तो हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े वो मुस्कुराती हुई आरजी को देख रही थी। आरजी संजीदगी से फ्रिज बंद करता इसकी जानिब मुड़ा। मुझे भूख लग रही थी तो, तो एल्फ ने आंखें सुकेड़ते पूछा। मुस्कुराहट भी आंखों से साथ सुकड़ चुकी थी। खाना ढूंढ रहा था। आर्जिक ने कहने की देर थी कि एल्फ कॉफ़ी का मग स्लैब पर रखती इसके मुकाबिल आई थी। डियर डिश वॉशर, मम्मा मानती हूँ रात को तुमने मदद की, पर मत भूलो तो तुम मुलाजिम हो और मैं मुलाजिम इजाज़त का मोहताज होता है। एल्फ ने मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई लहजे में कहा तो आर्जिक खानजादा के चेहरे सुर्ख पड़ने लगा। वो रात से अजीब कश्मकश में मुब्तला था। एल्फ इसे अच्छे ही लग रही थी और ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब भी एल्फ का किया गया मजाक भी सख्त नागवार गुजर रहा था। मजाक कर रही हूँ पागल, तो तुम तो टमाटर ही हो गए। आर्जिक के बाजू पर बेतकल्लुफ़ी से धप लगाती वो हंसने लगी। आर्जिक संजीदगी से इसे देखने लगा। तुम इतना खुश क्यों हो? रात तो आर्जिक ने संजीदगी से पूछते दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा कि वो इसे रात की वो संगीन याद दिला रहा था। मकसद इसकी मुस्कुराहट छीनना था, जिस मुस्कुराहट पर दिल बेईमान हो रहा था। इससे छीनने का इरादा था कि ना वो मुस्कुराए ना वो मतवज्जे हो सके। कम ऑन, मैंने ज़िंदगी सीखा है कि पीछे रह जाने वाली चीज़
یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ رہی بات خوشی کی، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ جانتے ہو، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ ہاتھوں کی باہوں کو بہت پھیلائے کر آنکھیں میچتے اسے خوشی کا پیمانہ دکھانے کی کوشش میں تھی۔ کیوں ہو خوش؟ وہ بیزار نہیں تھا، پر بیزاری ظاہر کر رہا تھا، خود کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ باران دلشیر کی بہن کی فضول گوئیوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، لیکن دماغ بھی اسی کی طرح اڑیل تھا۔ فوراً دل کو دھڑتے سوال کیا کہ اگر اتنے بیزار ہو تو بدلے لینے کے اور بھی طریقے ہیں۔ چھوڑ دو یہاں رہنا، پلان بدل ڈالو۔ تمہیں کیوں بتاؤں کیوں خوش ہوں؟ ایلف ایک دم سیریس ہوتے پوچھنے لگی، تو آرزک کندھے اچکاتے کچن سے باہر نکل گیا۔ صاف اشارہ تھا، نہ بتاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تم نوکر ہو یا کسی بڑی کمپنی کے مالک ہو؟ میں جانتی ہوں، ایلف جھنجھلاتی بولی، لیکن آرزک کے قدم جکڑ گئی تھی۔ وہ پلٹ کر نہ سمجھی سے ایلف کو دیکھنے لگا۔ کیا ایلف حقیقت جان گئی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ خیر، شکل سے اچھے خاصے ہو، پر اکڑ ایسی ہے جیسے کوئی ملینر ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے یہی ایٹیٹیوڈ رہے تو کوئی لڑکی تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ غصے سے چڑچڑاتے وہ صوفے پر بیٹھتی تو آرزک اس کی طرف ہاتھ رکھتے جھکا تھا۔ میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں، اور رہی بات لڑکیوں کی تو مجھے لڑکیوں سے چڑ ہے۔ آرزک استہزائیہ کہتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ او مائی اللہ، تم دھوکے سے یہاں آئے ہو؟ کہیں تم وہ تو نہیں جو لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے، سائیکو ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکیوں کو قتل کر دیتا ہے، اور تم یہاں مجھے قتل؟ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا تم خوبصورت ہو؟ اس کی نان سٹاپ چک چک سنتے آرزک نے تنگ آ کر کہا۔ آرزک اس کی بات اتنے استہزائیہ انداز میں پوچھنے لگا تو ایلف خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت نہیں ہوں، پر بدصورت بھی نہیں ہوں، ایلف نے بہت سوچنے کے بعد اتنا سنجیدگی سے کہا تو آرزک خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حسین نہیں، بلا کی حسین تھی، پر پھر بھی کنفیوز تھی۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ کبھی کسی نے اس کی تعریف ہی نہیں کی تھی، اور صرف اس کی حقلاہٹ کی وجہ سے اس لڑکی کے اندر احساس کمتری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اچھا، یہ سب چھوڑو، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر اچھا سا سب بریک فاسٹ کرواؤں گی۔ ایلف مزے سے بولتی کھڑی ہو گئی تو آرزک حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کنجوس لڑکی کا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ شاید رات ہی اکاؤنٹ میں $10,000 آئے تھے جبھی۔ اٹھو بھی۔ ایلف نے اسے ویسے ہی اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر ٹوکا تو آرزک ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ گھڑی میں وقت دیکھتا آرزک کھڑا ہو گیا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ ایلف بھی مسکراتی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آرزک اسے اوپر جاتا دیکھنے لگا۔ اس وقت دماغ بالکل بلینک ہو گیا تھا۔ سر جھٹک کر کمرے میں گیا اور چھوٹا سا بیگ کھول کر اس میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر۔ فریش ہونے کے بعد رف سا بالوں میں ہاتھ پھیر لیے کمرے سے باہر آیا تو ایلف پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ فوراً اپنی نظریں ایلف سے پھیرتا باہر نکل گیا تھا۔ سفید رنگ شاید اس گڑیا کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اب بھی سفید ٹخنوں کو چھوتے فراک اور حجاب میں وہ چاند کا ہالہ معلوم ہو رہی تھی۔ مومی پاؤں میں جوگرز تھے۔ میک اپ سے پاک چہرہ بنا کسی آرائش کے دمک رہا تھا۔ صرف ایک نظر میں آرزک اس کا جائزہ لے چکا تھا، تو اگر نظر بھر کر دیکھتا تو کیا ہوتا؟ ایلف نے خود سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے پر دروازے کے ساتھ ہی ٹیکسی کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اندر بیٹھ گئی تھی۔ ڈر لاحق تھا کہیں کتا نہ آ جائے۔ آرزک بھی مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ گھر سے قریبی بڑے گروسری سٹور میں گئے تھے۔ وہاں جاتے ہی ایلف نے اسے
ट्रॉली पकड़ाई थी और आर्जिक इसके पीछे पीछे चल रहा था। ये लो, एल्फ जो सामान ट्रॉली में डाल रही थी अचानक मुड़ते चॉकलेट क्रीम रोल का पैकेट आर्जिक की तरफ बढ़ाया था। ये क्या है? आर्जिक ने रोल थामते पूछा था। तुम्हारा नाश्ता? एक आंख विंक करती वो आंखें झपक कर बोली थी। क्या बकवास है इस नाश्ते का कह रही थी तुम? वो अचानक भड़क गया था। एक्सरसाइज करके इसकी बॉडी फूल चुकी थी, इसे मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए थी। मैं मजाक कर रही थी उल्लू, एल्फ कहते साथ हंसने लगी। तुम तो इतने मोटे हो, बहुत सारा नाश्ता चाहिए होगा। वो इसकी इतनी मोहब्बत से बनाएगी बॉडी को मोटा बोलकर इसके कसरती बदन पर फातिहा कर रही थी। आर्जिक एल्फ को नज़रअंदाज किए वो क्रीम रोल का पैकेट खोल गया था। भूख शदीद थी। ये भी गनीमत साबित हुए थे क्योंकि वो टाइम रूटीन का पक्का था। 8:30 बजे नाश्ता करना इसकी आदत थी। एल्फ ने तकरीबन सामान बच्चों का ख़रीदा था, लेकिन आर्जिक का नाश्ता ये बोलकर उड़ा दिया था कि मैं तुम्हें घर बहुत अच्छा नाश्ता बना कर दूंगी, बाहर का अनहेल्दी है। सामान वापसी पर जिस राइड में वो सवार हुए थे वो आधे रास्ते में दगा दे गई थी, तो एल्फ ने पैदल आने का फैसला किया। आर्जिक ने यह सोचकर इतराज़ न किया कि जितना इस लड़की ने इसे परेशान किया है इसका हिसाब गली के कॉर्नर पर ही बेबाक होगा। ये सोच आते ही होठ कमीनेपन से मुस्कुराने लगे थे। वो शॉपर्स उठाए एल्फ के साथ चलने लगा। रास्ते में एल्फ की नॉन स्टॉप बातें सुनते कान में खराश होने लगी। फिर दिल को कहीं न कहीं इसका बोलना अच्छा लग रहा था। एल्फ बातें करती अपनी धुन में चल रही थी कि गली में कदम रखते पाँव थमे, जिसके बायस पीछे चलता आर्जिक इससे टकरा गया। इससे पहले कि आर्जिक कुछ कहता एल्फ बोल पड़ी थी। पीछे हटो, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। नौकर हो नौकर रहो, ब्लडी माँ से। नाक चिढ़ाती इसने मालकिना अंदाज में कहा तो थैली पकड़े आर्जिक खानजादा ने इसकी पुश को खूनखार नज़रों से घूरा था। 2 बोटियाँ खिलाकर वो कंजूस मक्खी चूस इसके जिस्म का खून चूस गई थी। शक्ल से मासूम दिखने वाली एल्फ ने इसका मासूमियत से एतबार उठा दिया था। अब भी मार्केट से ढेर सारा सामान इसके हाथ में पकड़ाती वो इसे ही कह रही थी, लेकिन इतने गुस्से के बावजूद आर्जिक के होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट रेंगी थी। अपनी गली आ चुकी थी। यकीनन एल्फ का दुश्मन गली के अंदर ही मटर गश्त कर रहा होगा। इससे ज़ाया हंसते वो गैर महसूस तरीके से गली के कोने पर ही रुक गया था। एल्फ जो मज़े से गली में दाखिल हो रही थी, इस बार एक की जगह 2 कुत्ते देख इसकी जान हवा हुई। इस बात से अनजान कि दूसरे खूनख्वार कुत्ते के पीछे इसके पीछे खड़े इसके मुलाजिम का हाथ है। जितना खून इस चुड़ैल ने मेरा एक दिन में चूसा है ना, अब हिसाब बेबाक होगा। शॉपिंग बैग्स नीचे रखते आर्जिक ने कान में एयरपोर्ट्स ठोंसे जिसमें स्लो म्यूजिक चल रहा था। अपने ब्लैक ट्राउज़र में हाथ डाल लेकर जेब से च्युइंगम निकाल कर मुँह में डाली और फिर दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाल लिए और ख़ुद को लाइव सिनेमा कार्टून देखने को बिल्कुल तैयार हो गया। इसकी तंजिया नज़रें एल्फ पर थी जो अब बहुत आहिस्ता से कदम पीछे ले रही थी। तुम दोनों कितने प्यारे कुत्ते हो। थूक निकलते इन कुत्तों को मक्खन लगाने की नाकाम कोशिश की और कदम पीछे लेते, लेकिन वो कुत्ते आज इस कंजूस को बख्शने का इरादा नहीं रखते थे, इसीलिए एकदम गुर्राते आगे बढ़े थे। एल बर्फ रफ्तारी से पीछे मुड़ी। इसके भागने की स्पीड इस कदर तेज़ थी कि आर्ज़ खानज़ादा हैरान हुआ था, पर परेशानी तब हुई जब वो इसी की जानिब लपकी और बिना किसी देर के छलांग लगाते अपनी टांगें आर्ज़ खानज़ादा की कमर पर बांध दी और हाथ इसकी गर्दन में। इस अचानक अफ्तार पर आर्ज़ खानज़ादा बुरी तरह से बौखलाया था। इसे लड़कियों में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही थी। करीब आना तो दूर की बात है, वो लड़कियों की जानिब देखता भी नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की इसके करीब आई थी, वो भी इतने करीब के इसकी गोद में चढ़ते इसकी बाहों में समा गई थी। एल्फ की नरम मगर सख्त पकड़ पर आर्ज़ के होठों ना चाहते हुए भी बावजूद भी मुस्कुराए थे। वो इसकी गर्दन पे मुंह छुपाए हुए थी। ये कुत्ते हमेशा मेरे साथ ही कुत्तापना क्यों करते हैं? मुझे बचाओ इनसे। एल्फ की बात सुनते आर्ज़िक ने इशारा किया तो वो कुत्ते और तेज़ भौंकने लगे, मगर करीब ना आए। पीछे हटे मैडम, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। आर्ज़िक ने इसके अल्फाज इसे पर वापस लौटाए थे, जिस पर एल्फ इसकी गर्दन से मुंह निकाल कर इसे गुस्से से देखने लगी, इस बात से लापरवाह कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है। बकवास मत करो, भगाओ इन कुत्तों को।
एल्फ ने गुस्से से रोब झाड़ते कहा था, क्यों बचाऊं? वो जैसे बेवजह बात को तूल दे रहा था, क्योंकि इतने करीब से वो कपकपाते, तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करते, खुशबू में बसे गुलाबी लब देखना भी दुनिया का अनोखा तरीन नज़ारा था। क्योंकि तुम मेरे मुलाजिम हो। एल्फ की वजह बताने पर आर्जिक ने इस चालाक कबूतरी को देखा था। ठीक है, पहले तो आप मुझसे दूर हो, अभी खुद कह रही थी चिपको मत, अब खुद चिपकी खड़ी हैं, बगैर इंसान की कैफियत समझे। आखिरी अल्फाज इसने दिल में अदा किए थे, जबकि आर्ज खानज़ादा इस बात से बिल्कुल लापरवाह था कि एल्फ की गुर्बत इसे बुरी नहीं लग रही थी, इसे घिन नहीं आ रही थी, या वो चाहता ही नहीं था कि वो इससे दूर हो जाए। मैं चिपक सकती हूँ, पर तुम नहीं। एल्फ की इस नई नौकर और अनोखी मंतक पर वो अश अश कर उठा था। आर्जिक ने एहतजाज किया तो एल्फ की बस होने लगी। मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत लूटने लगी हूँ? गुस्से से कितने एल्फ को अंदाज़ा नहीं हुआ वो क्या बोल गई थी। क्या वाकई लूट सकती हैं? आर्जिक का सवाल इसे अब कुत्ते से ज़्यादा आर्जिक से डर आ गया था। प्लीज़ बचा लो, एल्फ ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर इंतहाई मासूमियत से कहा तो आर्जिक खासा मसरूर सा इसे देखते रह गया। एल्फ की धड़कन वो अपने सीने में महसूस कर रहा था, लेकिन एल्फ की अगली बात से सारा खुमार झाग की तरह बैठ गया था। 2 बोटी ज़्यादा दूंगी। रात को आर्जिक ने भवें उचकाई। इस लड़की की ज़िंदगी आखिर 2 बोटी से शुरू होकर 2 बोटी पर ही क्यों ख़त्म होती थी? इसका बिलियनर भाई बारान दिलशेर 2-2 करोड़ की रिश्वत देता था और वो 2 बोटियों की। फिर भी इसकी मिस्कीन सी गुजारिश पर आर्जिक ने इन कुत्तों को इशारा किया तो वो दम दबाकर वहाँ से भाग गए थे। अब वो बड़ी अकड़ कर इसकी गोद से नीचे उतरी थी। मैं अंदर जा रही हूँ, सामान अंदर ले आओ, इतने में ब्रेकफास्ट बनाऊँ तुम्हारे लिए, वो कहती इत्मीनान से अंदर चली गई, जबकि आर्जिक इसकी पुश को घूर कर रह गया। वो समारा के साथ पूरा वक्त लाइब्रेरी के इस कोने में किताबों में सर दिए दबक कर बैठी रही, जहाँ किसी का गुजर नहीं था। लेकिन अब समारा इसे शिद्दत गुस्से के आलम में घूर रही थी, जैसे सालिम निगलने का इरादा हो। रीम, सीरियसली तुम इस डायनो के खौफ से भूखी हो? अब तक तुम इसके खौफ से फौत हो या ना हो, पर अपने साथ मुझे भूख से ज़रूर फौत कर दोगी। समायरा गुस्से से झुंझलाई थी। रीम जवाबन आजिज़ाना नज़रों से इसे घूरा। वैसे भी भूख बढ़ती जा रही थी और वो जालिम थी कि और भूख भूख करके पेट के चूहों को जगा रही थी। अब कैसे बताती, अगर वो बाहर गई तो वो खाना को खाए या ना खाए, लेकिन वो अहान नामी ड्राइकोला इसका खून ज़रूर पी जाएगा। एक दिन भूखा रहने से कोई नहीं मरता, समझो आज तुम्हारा रोज़ा है। रीम ने समायरा के घूरने पर बेनियाजी से कहा और एक नज़र घड़ी पर देखा जो 12:30 बजा रही थी। सीरियसली रीम, मेरी भूख से जान निकल रही है। अगर इससे इतना डर लगता है तो पंगा क्यों लेती हो? डर था तो पंगा क्यों लेती हो? समायरा खड़ी होते वहाँ से जाने लगी थी कि रीम ने फ़ौरन हाथ थाम लिया। प्लीज़ डोंट गो समायरा, अगर वो आ गया तो, रीम ने खौफ से कहा तो समायरा बेअख्तियार आंखें मीच गई। तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मेरे होने ना होने से वो तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हारा चिल्ली कबाब बनाकर चबाती और कोल्ड ड्रिंक के साथ तुम्हें गटक कर डकार भी नहीं मारेगा। जो तुमने इसको बॉडी बिल्डर जंबो चूहा कहा है ना, वो चूहा तुम्हें अपना मील बना लेगा। समायरा ने पहले से खौफजदा रीम को मज़ीद डराया तो रीम की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहो, रीम ने नाखून दांतों तले दबाए थे, दूसरे हाथ से अपनी पेशानी मसली थी। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही, बैग लेकर जा रही हूँ। खामोशी से कैंटीन से कुछ खाने का सामान लेकर छिप कर वापस आ जाऊंगी, बस तुम यहाँ से हिलना मत। बल्कि एक काम करो, तुम और कोने में जाकर वहाँ बैठ जाओ ताकि किसी की नज़र में ना आओ। समायरा ने बात समझाते एक कोने में इशारा किया तो रीम फ़ौरन इस्बात में सर हिलाती वहाँ जाने लगी, लेकिन जल्द ही वापस पलटी थी। प्लीज़ जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है, रीम ने बेचारगी से कहा तो समायरा मुस्कुराकर नफ़ी में सिर हिलाने लगी। वो कुछ ही लम्हों बाद लाइब्रेरी से बाहर निकल गई और रीम इसी कोने में खिसक कर बैठ गई। समायरा लाइब्रेरी से बाहर निकली ही थी कि बुरी तरह से किसी से तसादम हुआ था। कंधे पर बैग थामे अपने
اوپری بٹن کھولے، بالوں کا میسی بن بنائے کچھ بال چہرے پر جھول رہے تھے، گلے میں چپکتی چین اور ہاتھوں کی نمایاں نسیں۔ وہ کوئی اور نہیں، ایہان دلشیر ہی تھا، اور اس کے ساتھ ہی ضیا اور زین بھی۔ سمیرہ کی نظریں ایہان دلشیر کے سرخ و سفید رنگت پر ٹکی پتھر ہو گئی تھی۔ کوئی اور انجان لڑکی ہوتی تو یقیناً اس بیڈ بوائے کے سحر میں جکڑ جاتی، پر سمیرہ اسے بخوبی جانتی تھی۔ وہ چلتا پھرتا خطرناک قسم کا حیوان تھا۔ سمیرہ کو خود احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ انجانے میں لائبریری کا دروازہ گھیر کر کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ اندر نہ جا سکیں۔ ان کا لائبریری میں جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اسی لیے شاید کسی نے اس کی حرکت کو زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایہان کی آنکھیں تو سمیرہ کو دیکھتے ہی چمک چکی تھی۔ اگر یہ لڑکی یہیں تھی تو وہ باتونی بی کی بلی بھی یہیں کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ اور سمیرہ کا دروازہ کور کرنا ایہان دلشیر کی زرق نگاہوں سے بہت باریکی سے دیکھا تھا، اور دماغ نے اس بات پر مہر فکس کی تھی کہ وہ پدی چوریں اندر کہیں روپوش تھی۔ ہونٹوں کے کنارے بے ساختہ ہی شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سوری، جلدی میں تھی، آپ لوگ کو دیکھا نہیں۔ ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کھجاتے اپنی گھبراہٹ چھپاتے خجالت سے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری تو کلاس آن ہے۔ زین نے آنکھیں چھوٹی کیے رعب سے پوچھا تو سمیرہ کی آنکھیں ایہان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب سے بے نیاز تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تو جواب دینے کی ہمت ہوئی تھی۔ ہاں، وہ کچھ ضروری بکس لینی تھی تو لائبریری آئی تھی، اب کلاس میں ہی جا رہی تھی۔ سمیرہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، البتہ دل یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ اب ریم پکڑی جائے گی۔ اور تمہاری وہ آفت دوست کہاں ہے جس نے ہمارے اتنے ہینڈسم دوست کو بھیا بنا لیا تھا؟ ضیا نے جان بوجھ کر ایہان کو سلگانے کے لیے لفظ بھیا ادا کیا تھا، اور اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا کہ ایہان نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ تو بہت معصوم ہے، سب کو بھائی بنا لیتی ہے۔ سمیرہ نے فوراً بات کو مذاق کے پیراوے میں اڑانا چاہا تھا، پر سامنے زین اور ضیا کھڑے تھے جو کسی بھی پالیسی سے زیادہ تفتیش تھے۔ تم یہ بتاؤ وہ ہے کہاں؟ زین نے واپس سوال دہرایا تو سمیرہ مزید گڑبڑا گئی۔ وہ شاید پچھلے گراؤنڈ میں نوٹ ریڈ کر رہی ہے۔ یہاں لائبریری میں نہیں ہے، میں چیک کر چکی ہوں۔ سمیرہ کا کہنا تھا کہ ایہان سب کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ ایہان کو دیکھ ضیا اور زین بھی بنا جواب دیے آگے بڑھ گئے۔ سمیرہ نے ان کے جانے پر گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور نیچے کی جانب بھاگی تھی تاکہ جلد از جلد کھانے کا سامان لے کر واپس لائبریری پہنچ سکے۔ نیکسٹ کوریڈور کی جانب بڑھتا ایہان ایک دم رکا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو سمیرہ نیچے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ڈیول مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ضیا اور زین ناسمجھی سے اس کی مسکراہٹ ہی دیکھ رہے تھے جب وہ اچانک گویا ہوا۔ مجھے لائبریری میں ضروری کام ہے، لائبریرین 2 دن سے چھٹی پر ہے۔ لائبریری کی پری انچارج اور اسٹوڈنٹس کو میں باہر بھیج رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے باہر سے دروازہ لاک کر دینا۔ ایہان کے کہنے پر کی دیر تھی، زین نے اس کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ ٹانگ کے ساتھ دماغ بھی ہل گیا ہے کیا؟ ڈین کو پتہ چلا لائبریری بند کی تو باہر پھینک دے گا۔ کچھ دن پہلے کا اسکینڈل دبا نہیں ابھی، اور تجھے لائبریری میں کیا کرنا ہے؟ ضیا نے منہ بسوڑتے کہا۔ اگر یونی سے باہر نکل جاتا تو اتنے دن نورین کو کیسے دیکھتا؟ یہ خیال ہی تڑپانے لگا تھا۔ لاکھ بے نیازی کا ارادہ کیا تھا، پر دل کسی طور پیچھے ہٹنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ تم لوگ کب سے ڈرنے لگ گئے ہیں؟ مجھے ایک ضروری کام، کچھ سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، لیکن اگر تم لوگ نہیں کر سکتے آئی ول مینج۔ ایہان ان دونوں کو ہی پیچھے کرتا لائبریری کی جانب بڑھا تو ضیا اور زین کو بھی مجبوراً جانا پڑا تھا۔ ایہان کے اندر جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں لائبریری میں بیٹھے تمام لڑکے لڑکیاں باہر آ گئے تھے، اور ضیا اور زین نے لائبریری کا دروازہ بند کر دیا تھا اور دروازے کی دونوں جانب پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہ زندگی کا پہلا اور عجیب ترین لمحہ تھا جب حقیقت کا ادراک ہوتے باران دلشیر جیسے بے رحم شفاق انسان کا دل ایک مرتبہ تو ڈوب کے ابھرا تھا کہ سامنے بیٹھی نازک چھوئی ہوئی سی ڈری ہوئی سی لڑکی ایب نارمل ہے،
पर ये गंदा हो गया ना। लड़ते हुए लहजे में अपने बाजू को मसलते रगड़ते आंखों में शफाफ मोती टिमटमाने लगे तो बारान दिलशेर का दिल मचल गया। ये वो आंखें थी जिन्हें एक मर्तबा देखकर इसने इन्हें दोबारा देखने की तमन्ना की थी, और आज इन्हें आंखों में आंसू थे। ये पहली दफ़ा था जब वो किसी को प्यार से डील कर रहा था। इसे मुश्किल पेश आ रही थी कि वो इस मासूम सी चिड़िया को कैसे ट्रीट करे। इधर इसने इस लंबे चौड़े खूबरू और खूबसूरत से शख्स को सादे से होलिये में अपने सामने घुटनों के बल बैठा पाया। जरीमान ने कहा था वो फरिश्ता सिफत इंसान है। वो इससे खौफजदा नहीं थी। इस वक्त इसे इस शख्स की आंखों में हवस कैसी कोई चीज़ भी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही थी। रिलैक्स, मेरे पास एक मैजिकल क्रीम है, इससे हाथ साफ हो जाएगा। बिल्कुल, वो बोलकर फौरन खड़ा हुआ था और साथ ही इनारा को भी खड़े होने का इशारा किया। नहीं, वो आ जाएगा। तो इनारा का कहना था कि बारान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच ली थी। मैं कौन हूँ? बारान ने इसके पास बैठते हुए पूछा तो इनारा बारान के चेहरे को बगौर देखने लगी। अगर इस लम्बे जरीमान होती तो शदीद झटका लगता कि वो नाजुक चिड़िया किसी मर्द के करीब आने पर खौफजदा नहीं हुई। मर्द भी वो जिसके लिए औरत ज़ात की औकात किसी खिलौने से भी ज़्यादा बदतर थी। बारान दिलशेर, इनारा ने नम लहजे में कहा तो इस बार पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि बारान दिलशेर को अपना नाम अच्छा नहीं लगा था। नो, मेरा नाम कुछ और है। अभी आपने मुझे किस और नाम से पुकारा था, मुझे इस नाम से पुकारो। वो बादल नख्वास्ता इनारा को टोक गया था। ये थोड़ा बचकाना था, पर बारान दिलशेर ने होश में होते किसी लड़की से नरमी से बात की ही कब थी। एंजल बारी। अब की बार इनारा के लब फड़फड़ाए तो बारान के होंठ भी मुस्कुराहट में ढले थे, और ये मुस्कुराहट किसी भी दर्द और कमीनेपन से पाक बहुत मासूम थी। शायद बचपन के बाद पहली बार बारान दिलशेर इस तरह मुस्कुराया था कि मुस्कुराहट बिल्कुल खालिस थी। फिर जल्दी से खड़ी हो जाओ, अगर चाहती हो एंजल बारी तुम्हें प्रोटेक्ट करे, और तुम्हें नौकरी भी तो चाहिए ना। बारान दिलशेर का कहना था कि इनारा फ़ौरन खड़ी हो गई, पर हाथ अब भी अपने बाजू पर था। बारान पलट कर किचन में गया और फ्रीज़र में रखी पॉलीफिकस की ट्यूब निकाली थी, जो वो कई मरतबा फ्रीज़र में देख चुका था। पहले सोचा ऐसे ही बाहर ले जाए, फिर ख्याल आया इसने तो मैजिकल क्रीम कहा था। फिर कुछ पॉलीफिक्स उंगली पर लगाकर वापस इनारे के पास आया, जो अब अभी कुछ देर पहले से बहुत बदली बदली लग रही थी। बारान एकदम ठटकर रुका था, फिर अब नाख्याल समझकर झटका और इनारा का बाजू थामना चाहा था कि वो खौफजदा होती एकदम पीछे की जानिब हटी थी। बारान को इसका यूं खौफजदा होना बुरी तरह से छुपा था। मैं लगा लूँगी। बारान की उंगली पर क्रीम देखती वो कुछ लम्हे सोचने के बाद बड़बड़ाई थी। इसे यहाँ भेजने से पहले जरीमान ने अच्छे से समझाया था कि वहाँ डरना नहीं, बल्कि बहुत बोल्ड और ख़ुद एतमाद बन के जाना है, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। अब इनारा को ये खौफ लाहक हुआ था कि कहीं इसके इतने डरपोक और खौफजदा रवैये को देखकर बारान दिलशेर इसे नौकरी से ही फारिग ना कर दे और वापस इसे जहन्नुम में ना भेज दे। अचानक बारान की उंगली इसके आगे बढ़ाने पर वो खौफ दबा दी ना समझी से बारान को देखने लगी। क्रीम, उंगली की तरफ इशारा करते बारान ने नरम मगर बेतासुर लहजे में कहा तो इनारा ने हिम्मत मुश्तमा करते फ़ौरन अपनी उंगली पर इस तरह क्रीम ली कि उंगली बारान दिलशेर की उंगली से मिस ना हो। बारान बगौर इसका ये गुरेज देख रहा था। होठ इस नाजुक जान के गुरेज पर मुस्कुराए थे। लगा लो। इनारा ने आहिस्ता के ऊपर से ही आस्तीन के ऊपर से ही बाजू पर क्रीम मसल ली तो बारान का मुंह हैरत से खुल गया था। माथे पर एक बल पड़ा था। सॉरी, वो इसके इस तरह देखने से बुरी तरह से घबराई थी। इनारा को अपनी बेबसी पर मजीद रोना आने लगा थे कहीं सामने वाला इसे वाकई सब की तरह पागल ना गुमान करे, पर वो कैसे बताती कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी के सामने आया नहीं करती। कब किसके अंदर भेड़िया जाग जाए कौन जानता था। वो इसी चीज़ से ही तो खौफजदा थी। इट्स ओके, यहाँ बैठ जाओ। बारान इसी कैफियत किसी हद तक समझ गया था, इसीलिए वापस नरमी इख्तियार करने लगा। इनारा फ़ौरन सोफ़े के एक किनारे पर बैठ गई थी तो बारान इसके मुकाबिल दूसरी सोफ़े पर बैठ गया और मुलाजमा को एक फ्रेश जूस लाने का हुक्म दिया। आपकी जरमान से बात हो गई ना? इनारा ने उंगलियां आपस में मसलते एक नज़र बारान को देखकर पूछा और
फौरन नजरें झुका ली। वो पहली बार किसी मर्द से हम कलाम हो रही थी। खौफ और वहशत से दिल फसलियां तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। इसे याद आ रहा था वो इस शख्स को एक मर्तबा कोठे पर देख चुकी थी, और यही वो शख्स था जिससे पहलू बचाने के लिए इसने इसके हाथ पर काटा था। डर लाक हुआ कि अगर मुकाबिल पहचान गया तो। ख्याल आते ही एक चोर नज़र उठाते बारान की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। बहुत तफसीली बात हुई है जरीमान से। वो चाहती है मैं आपको अपने पास ही महफूज रख लूँ और नौकरी भी दे दूँ ताकि आप सरवाइव कर सकें। बारान ने अपनी थाई मसलते पुरसों अंदाज में कहा। मामले की तह तक तो वो पहुंच चुका था। जहां जरीमान की मक्कारी पर जान जल रही थी, वहीं इस बात पर दिल सजदा रेज था कि इसने महरे के तौर पर अगर इनारा का इस्तेमाल भी किया तो इसे बारान दिलशेर के पास ही पहुंचाया था, वरना कोई और होता और इनारा और जरमिश में फ़र्क ना कर पाता और इनारा को नुकसान पहुंचा देता तो क्या होता। वो तो इसको इसकी आंखों से ही पहचान गया था। क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? बारान के सवाल पर इनारा पहलू बदलने लगी। इसने FA किया था, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से। इस महल जैसे घर को देखकर इनारा को इतराक हो गया कि था कि कंपनी बड़ी होगी, लेकिन फिर ख्याल आया उर्दू लिटरेचर था, पर 12 जमातें कम तो नहीं होती। FA इनारा ने फ़ौरन बताया तो बारान ने हैरत से आईब्रो उचकाई थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कोठे में रहकर भी वो लड़की इतनी भी तालीम हासिल कर सकती है, लेकिन वो सोच रहा था इसे छोटी मोटी ही सही आखिर कौन से लेवल की जॉब दे जिससे इसे ये इत्मीनान हो कि वो यहाँ जॉब कर रही हैं। रियली इट्स गुड। फिर तो तुम्हारी नौकरी पक्की, तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी, अकाउंट्स का काम कर लोगी। बारान कहने के बाद इनारा के जवाब का इंतज़ार करने लगा, पर वहाँ वैसे ही खामोशी देखकर दोबारा सवाल किया। एक तो इनारा की झुकी पलकें अजीब वबाल मचा रही थी। कहाँ वो इन आंखों को फुर्सत से देखने का मुतमईन नहीं था और कहाँ वो जालिम लड़की नज़रें उठाने से इनकारी थी। मुझे नहीं आता, इसने घबराहट से बुरी तरह से कपकपाते हाथ मसले थे। ओ कोई बात नहीं, डेटा एंट्री या सबसे बेस्ट कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, बहुत अच्छी सैलरी प्लस हर वक्त मेरे साथ रहोगी तो बिल्कुल महफूज रहोगी। बारान ने गोया इसके सामने अपने दिल की बात रखी थी, पर अगले ही लम्हे वो बुरी तरह से ठटका था जब इसकी आंखों से टप टप गिरते आंसू गिरे थे। जब इसकी आंखों से टप टप करते आंसू गिरे थे। आप रो क्यों रही हो? शायद कोई और होता तो झुंझला जाता, पर वो बारान दिलशे था। अपनी पसंद पर पसंदीदा चीज़ से वो कभी नहीं झुंझलाता था। वो अलग बात थी कि इसकी पसंद की फहरिस्त बहुत मुख्तसर तरीन थी। अजीब चाबी वाली नन्ही सी गुड़िया हाथ लगी थी जिसने बारान दिलशेर की तमाम तर तवज्जो और दिलचस्प भी ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच ली थी। न मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। इनारा का कहना था कि बारान दिलशेर पहले तो नासमझी से इसे देखने लगा, फिर एकदम घबरा गहरा सा मुस्कुराया। और क्या क्या नहीं आता? बारान ने मसनूई गुस्से से कहा, लेकिन मामला उल्टा ही हुआ कि वो चेहरा हाथों में छिपाती बिलक बिलक कर रोती थी। बारान को समझ ना आया वो क्या करे। अगर इसने कभी सिन्फ नाजुक के नखरे उठाए होते तो मालूम होता रोती लड़कियों को चुप कैसे करवाते हैं। वो तो इन्हें मुंह लगाने तक का रवादार नहीं था। रोना बंद करो इनारा आप, बारान ने नरमी से कहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप रोई तो मैं मजबूरन आपको वापस कोठे पर भेज दूंगा। बारान ने अंधेरे में तीर चलाया जो बिल्कुल निशाने पर लगा। वो एकदम चुप होती बारान को खौफ से देखने लगी। अब रोना नहीं, बताओ क्या क्या आता है? बारान ने फिर से पूछा तो इनारा ने बमुश्किल आंसू रोके, फिर बहुत धीमे लहजे में बोली, कुछ भी नहीं आता, पर मैं घर के सारे काम कर लूँगी, सब कुछ। वो फ़ौरन बोली कि मुबादा वो घर से ही ना निकाल बाहर करे। बारान दिलशेर मुंह पर हाथ की मुट्ठी रखे सोचने लगा कि क्या करें। अब इस नाजुक जान से घर की सफाई कैसे करवाए सकता था। वो तो बहते पानी की तरह पाकीज़ा मालूम होती थी, पिघलते मोम से भी ज़्यादा नरम, वो मुलायम, वो नाजुक सफ़ेद जो हवा से भी मैली हो जाए। ठीक है, आप घर पे मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहेंगी। बारान ने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, एक यही काम इसके लिए समझ आया था। पर्सनल असिस्टेंट क्या होता है? मुझे क्या करना होगा? इनारा का मासूमाना सवाल नहीं गोया बम था। बारान दिलशेर बेबसी से इसे देखने लगा। ये तो तय था ये लड़की बारान दिलशेर को
टफ़ टाइम देने वाली थी। पर्सनल असिस्टेंट मतलब मेरे कपड़े निकालना, इनको प्रेस करना, मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें बनाना, मेरी फ़ाइल्स के पेपर सेट करना, लाइब्रेरी की बुक्स तरतीब से रखना, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना। बारन की बात पर इनारा सोच में पड़ गई थी, फिर एकदम बोली थी, मैं सब करूँगी। इनारा का कहना था कि बारन इस बात में सर हिलाते मुस्कुराया था, मगर हाथ की पुष्ट लबों पर रखकर यह मुस्कुराहट इस बेवकूफ़ लड़की से छुपानी पड़ी थी। ओके, सारे काम तुम्हें रूबीना समझा देगी, वो कहकर उठकर खड़ा हो गया था। मजीद बैठना अपने दिल को चीरे लगाने के मुतरादिफ था। बारान के जाते ही इनारा वापस अपने बाजू को हल्के हल्के रब करने लगी। इस बार वजह गिन नहीं थी, बल्कि इस मरहम को महसूस करना था जो किसी मेहरबान ने इसे दिया था। कुछ ही देर में रूबीना जो जूस ले आई थी, जूस इसने इत्मीनान से पिया और फिर फ़ोन पर जैसे किसी की हिदायत पर अमल करते इसे इस बंगले के मास्टर बेडरूम के सामने वाले कमरे में ले गई।